Hello everyone, what's up guys? I hope you all are fit and fine. So पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था कि जो भी हमारा टर्म 1 का सिलेबस है क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या हमें याद करना है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था। जिसने भी नहीं देखी वो प्लीज पहली वीडियो देखना और अपना सिलेबस क्लियर करना कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। आज मैं लेकर के आई हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल एकॉन क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग हमारी बुक का दो चैप्टर्स हैं। दे बोथ आर डिफरेंट चैप्टर्स, मनी एंड बैंकिंग, लेकिन एक यूनिट में कवर हो रहे हैं तो उनको एक साथ ही बोला जाता है मनी एंड बैंकिंग। व्हाट इज मनी? मनी क्या है बेटा? यू टेल मी, मनी क्या है? छोटे से बड़ा हर कोई जानता है मनी क्या है। घर में फूफा जी आते हैं, 100 का नोट देके जाते हैं, चुपचाप हम रख लेते हैं, अरे 100 रुपए मिले। ताऊ जी आए, वो 200 रुपए दे गए। ठीक है, बुआ जी आई, वो पैसे दे गई, चाची आई, वो पैसे दे गई, तो हम सब भाग भाग के एकदम पैसे ले लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मेहमान आए हैं, अरे वाह, इसका मतलब हमें पैसे देके जाएंगे। हम सबको मालूम है पैसे की क्या वैल्यू है। ठीक है, मामा जी आते हैं, वो पैसे देके जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो पैसे नहीं देके जाते, उनको छोड़ो। ठीक है, बाकी सब लोग पैसे देके जाते हैं कि चीज खा लेना। ठीक है, तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। हर चीज जो लॉ ने बोली है, जो ऑथोराइज की है, वो क्या है? मनी है। हम मार्केट में जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लॉ ने ऑथोराइज किया है कि ये मनी है, इससे हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी को हमने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इससे हम कुछ भी मार्केट में सामान खरीद सकते हैं, चाहे वो टॉप हो, शर्ट हो, पैंट हो, शूज हो, खाने की कुछ भी चीज हो, लग्जरी आइटम हो, कुछ भी मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। एनीथिंग विच लॉ सेज मनी, जो मैंने आपको बताया कि जो भी गवर्नमेंट ने ऑथोराइज की है, हमारे यहाँ कॉइन्स और पेपर नोट्स ऑथोराइज है, रुपीज। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारे यहाँ मनी है। डॉलर क्यों नहीं चलता हमारे यहाँ? सिर्फ रुपीज ही क्यों चलता है? क्योंकि डॉलर अमेरिका की करेंसी है और हमारी जो इंडियन करेंसी है वो रुपीज है। उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। बैंक खुली हुई है, ठीक है, बैंक में क्या करेंगे? हम अपना पैसा जमा कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी से हम अपने पैसों को जोड़कर रख सकते हैं, हम अपनी सेविंग कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मनी। आगे हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मनी से हमें किसी भी चीज की वैल्यू पता चल जाएगी कि उसका प्राइस कितना है, यूनिट पता चल जाएगी कि कितनी यूनिट है। एक फोन हम लेकर आए हैं, हम उसको बता देंगे कि हाँ 20,000 का है या 50,000 का है। कार खरीदी है 5 लाख की है, 10 लाख की है, सब हम बता देंगे। तो ये हम कैसे बताएंगे? कैसे ये पॉसिबल हुआ है? मनी से ये सब पॉसिबल हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड? बेटा, उधार वर्ड सुना है? क्रेडिट, उधार, कि कोई पैसे मांगने आ जाता है, 20 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। तो क्या है कि डेफर्ड का मतलब है जो हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, डेफर्ड का मतलब फ्यूचर पेमेंट। और फ्यूचर पेमेंट कब पॉसिबल है? जब मनी है। अगर मनी है तो हम कोई भी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अपना खोला, ठीक है, और इंटरनेट से ट्रांसफर कर दिया, एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है? ये मनी की डेफिनेशन भी है और ये मनी के फंक्शन भी है कि मनी क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है। तो क्या पढ़ा हमने? मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। जो गवर्नमेंट ने कह दिया, जो सरकार ने कह दिया कि ये मनी है, तो वो मनी है। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी ना। नोटबंदी में क्या हुआ था? जब मोदी जी ने रात को 8 बजे नवंबर में, ठीक है, बोला था कि अब 500 के और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। उस टाइम पे क्या हुआ था? सबकी हालत ऐसे खराब हो गई थी,
हाँ 500 1000 के नोट बंद, ऐसा? ठीक है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लंबी लंबी लाइन लग रही है एटीएम के आगे, सब भाग रहे हैं कि हमारे नोट बदल जाए, हमारे नोट बदल जाए, मर रहे हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं एकदम। यानी कि वो क्या हो गया था, वो जो 1000 और 500 के नोट थे वो रद्दी बन गए थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना लीगल टेंडर हटा दिया था, इस वजह से। तो जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो क्या हो जाएगा, वो मनी हो जाएगा। बाकी ये मैंने आपको समझा ही दिए हैं कि मनी वर्क की एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एक बहुत छोटी सी बात किसी ने कही है, मनी इज व्हाट मनी डज। क्या आपको मालूम है वो किसने कही है? किसने कही है? सोचो सोचो, सोचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मैं बताती हूँ। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मनी क्या करता है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज मनी? किसने बोला है? हार्टले विदर्स ने बोला है, ये वाली लाइन बोली है, मनी इज व्हाट मनी डज। और ये हमारी बुक में भी लिखी हुई है, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यू हमारा जरूर बन सकता है कि किसने बोली है, हार्टले विदर्स ने। समझ में आया बेटा? उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। क्या क्या फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शंस मनी परफॉर्म करता है? 2 फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। वैसे कि हमारे सिलेबस में बस इतना गिवन है मनी के बारे में, बाकी फंक्शंस मैं आपके नॉलेज के लिए बताती हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी बन सकता है, इसलिए। तो फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन की जो उसका प्राइमरी मेन फंक्शन क्या है मनी का, क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी से हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। मम्मी हमें 10 रुपए देती है, जा बेटा सामान लिया, भागे भागे जाते हैं, 10 रुपए उसको देते हैं और सामान खरीद लेते हैं शॉपकीपर से। तो क्यों? क्योंकि 10 रुपए क्यों ले लेता है वो? कि हाँ गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर रखा है, इस वजह से वो हमारे 10 रुपए ले लेता है और हमें सामान दे देता है। मेहमान आते हैं, भाग भाग के हम पैसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है इससे चीज आएगी, चीज खरीदेंगे। मेहमान आते वो भी बोलते हैं ना बेटे चीज ले लेना, तो हमें छोटे बच्चों को भी पता होता है कि इससे चीज आएगी। तो ये क्या है? इट वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन का ही दूसरा पार्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की कीमत हम कैसे बताएंगे? मनी नहीं होगा तो हम बता ही नहीं सकते। मनी है तभी हम बता सकते हैं कि किसकी कितनी कीमत है, किसका कितना प्राइस है। मनी से हम बताएंगे ये कितने रुपीस का है, मनी से ही मैं बताऊंगी मैंने ये जो टॉप पहनी है ये कितने रुपीस की है। मनी से ही हम किसी भी चीज की यूनिट को मेजर कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मनी को हम सेव करके भी रख सकते हैं। हमारी 25,000 की इनकम हो रही है, 20,000 हम खर्च कर रहे हैं, 5,000 हम कहाँ कर रहे हैं? अपने बैंक में सेव कर रहे हैं। तो मनी वर्क एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में दूसरी चीज क्या है? डेफर्ड पेमेंट्स। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हम कैसे बना सकते हैं? मनी से ही बना सकते हैं कि आप हमारे यहाँ 1 महीने काम करो, इसके बदले हम आपको 20,000 रुपए देंगे, इसके बदले हम आपको 25,000 रुपए देंगे। ठेकेदार को हम सौंप देते हैं कि हमारा घर बना दे, पूरा मार्बल लगा दियो और अच्छे से पेंट वेंट कर देना और यहाँ पर अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स रख देना। ये सब क्या है कि पेमेंट बाद में होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होती है। तो ये किसमें आएगी? हमारी डेफर्ड पेमेंट्स में। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट इन्वेंशन हुई थी कॉइन्स की जो फर्स्ट इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी हमारी 600 BC में। ठीक है बेटा? 600 BC में हुई थी। फिर हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जितना भी पैसा पब्लिक के पास है वो सब क्या है? वो सब है मनी। ठीक है? जो भी पैसा पब्लिक के पास है, और इस चीज को याद रखना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी होने के टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा था, वो क्या है? मनी सप्लाई। की टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? इट इज अ
डैश कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आएगा इसमें? फ्लो या स्टॉक? कौन सा आएगा बेटा? इसमें आएगा हमारा स्टॉक कंसेप्ट की जो मनी है वो है हमारा स्टॉक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम उसको देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। कहाँ से शुरुआत हुई है इस मनी की? है क्या मनी? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में पहला क्या है? कमोडिटी ऑफ मनी। पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। सबने नाम सुन रखा होगा बार्टर सिस्टम का कि क्या होता है। क्लास 6 की एसएसटी की बुक में आपने बार्टर सिस्टम जरूर सुना होगा, लेकिन उस टाइम आपने ध्यान कम दिया होगा। उस टाइम तो पढ़ लेंगे यही होता है ना। ठीक है, तो कमोडिटी ऑफ मनी का मतलब है पहले रूरल एरियाज में, अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। वहां पर अगर हमें कुछ भी सामान लेना है तो उसके बदले में पैसे नहीं, उसके बदले में जो हमारे पास सामान होता था हम वो सामान दूसरे इंसान को दे देते थे और उससे उसके पास जो होता था वो उससे हम ले लेते थे। ठीक है, तो ये था बार्टर सिस्टम, यानी कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करना, जब मनी नहीं था तब की बात है ये। मेटालिक मनी आए। फिर मेटालिक मनी, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए। ठीक है, कॉपर के कॉइन्स आए, एलॉय मेटल्स आए कि लो ये 10 सोने की गिन्नियां रख लो, कि ये सिल्वर के कॉइन्स रख लो और हमें इतना सामान दे दो। तो ये कौन से हैं? ये मेटालिक मनी है। उसके बाद आए पेपर मनी। 10 का नोट, 5 का नोट, 1 रुपए का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, 1000 का, 2000 का। ये कौन से किस में आते हैं? ये आते हैं पेपर मनी में। वैसे पुराने वाले 500 और 1000 अभी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? आप सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सी होती है क्रेडिट मनी? चेक। ठीक है, चेक क्या है? चेक है हमारी क्रेडिट मनी। चेक काट के दे देते ना, लो भाई 1 लाख का 2 लाख का चेक, एंजॉय करो। ठीक है, तो वो क्या है? वो है क्रेडिट मनी। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कौन सी होती है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट और हम जाते हैं ना, पापा डेबिट कार्ड देना जरा, पैसे निकालने हैं। मम्मी कहती है जा एटीएम से पैसे निकाल ला। तो कैसे? एटीएम से पैसे कैसे निकलेंगे? डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। तो वो कौन सी मनी है? प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट है हमारा ई मनी। ई मनी कौन सा है बेटा? जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। आजकल हमारा डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, हमारा डिजिटल इंडिया है। बहुत ही ई मनी बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल। सब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, सब अपना डिजिटल पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। घर बैठे बैठे स्विगी से कुछ मंगवा लिया या जोमेटो से कुछ मंगा लिया या घर बैठे बैठे डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दी। तो ये किस में आ रहा है? ई मनी में। ठीक है, तो ये हमारा मनी का कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम पढ़ेंगे अभी बार्टर सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लायर ऑफ मनी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फिर। बेटा हमने मनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, मनी क्या है, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा कि कहाँ से मनी स्टार्ट हुआ था। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? बार्टर सिस्टम, यानी कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था। तो अभी उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम आखिर है क्या, क्या इसके ड्रॉबैक्स थे और मनी ने कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम का दूसरा क्या नाम है? बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी, जिसको कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है। पूछ लेंगे एमसीक्यूज में आप लोगों से कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि सीसी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज फॉर गुड्स कैसे। मान लो मैं एक फार्मर हूँ और मुझे क्या, मेरे पास है गेहूं लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मार्केट में उस इंसान को ढूंढूंगी जो कपड़े बनाता होगा। ठीक है,
मुझे क्या लेना है, मुझे उससे कपड़े लेने हैं, तो मैं क्या करूंगी, उसको गेहूं दे दूंगी और उसके बदले में उससे कपड़े ले लूंगी। तो ये क्या है, ये है बार्टर सिस्टम। यहाँ पर कहीं पर भी पैसे की बात नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम के टाइम पर पैसा था ही नहीं। बार्टर सिस्टम में सिर्फ कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, पैसे का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स थी वो बहुत लिमिटेड थी, बॉन्ड्स ज्यादा नहीं थी। तो बार्टर सिस्टम आया समझ में कि जहां पर भी गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते हैं वो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। इट मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। क्लियर? तो क्या बार्टर सिस्टम में सबकी परेशानी सॉल्व हो जाती थी? मान लो अगर मुझे शूज चाहिए हो तो मैं शूज वाले के पास जाऊंगी और उसको गेहूं दूंगी, उससे शूज ले लूंगी। मुझे कुछ और सामान चाहिए तो मैं उसके पास जाऊंगी। तो क्या बार्टर सिस्टम की बहुत अच्छा था क्या? बार्टर सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं बेटा। देखते हैं क्या क्या है ड्रॉबैक्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब लैक। इसमें क्या हो रहा था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो मुझे चाहिए वो मिल जाए और जो मेरे पास है वो दूसरे को भी चाहिए, ऐसा हमेशा जरूरी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। हमेशा ही ऐसी हमारी कोइंसिडेंटली बॉन्ड्स नहीं मिल जाएंगी, वो नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल होता था। अब बताओ, एक किसके पास जाएगा? एक किसी ऐसे शू मेकर के पास जाएगा जिसको बदले में गेहूं चाहिए हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस चीज का, बार्टर सिस्टम का। दूसरा है लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। हम किसी भी चीज की वैल्यू का पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि उसकी कॉमन यूनिट क्या है। अगर हमारी गाड़ी खड़ी है बाहर, कोई हमसे पूछेगा कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितना प्राइस है, हम एकदम बोल देंगे कि ये 10 लाख की गाड़ी है, तो ये 15 लाख की है, 18 लाख की है। क्यों? क्योंकि मनी ने हमें वैल्यू दी है। बार्टर सिस्टम में क्या था? कोई वैल्यू ही नहीं थी मनी की, कोई हम यूनिट मेजर ही नहीं कर सकते थे। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके बदले में, हाँ चलो तुम इतने केले ले लो और मुझे इतने ऑरेंजेस दे दो, ठीक है, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या था? ये लैक था कि दूध दे दो और उसके बदले में कुछ और वेजिटेबल्स ले लो, गेहूं ले लो उसके बदले में कपड़े ले लो, जूते ले लो उसके बदले में कुछ और सामान ले लो। तो बार्टर सिस्टम में यूनिट का कोई भी वैल्यू ही नहीं थी, मेजर ही नहीं किया जा रहा था। उसके बाद है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। जब पैसा ही नहीं होगा तो फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कैसे कर देंगे कि तू मेरा ये काम कर दे और इसके बदले में मैं तुझे एक गाय दे दूंगा। ये ऐसे ही होता था बार्टर सिस्टम में कि तुम मेरे लिए ये ले आओ सामान, ये वाला काम मेरा कर दो और इसके बदले में तुम चेयर ले लेना, ठीक है। तुम मुझे अपने गेहूं दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 2 घोड़े दे दूंगी। तो ये क्या है? ये है बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक कि उसमें कोई भी फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। मनी ने आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ मनी हम कोई भी फ्यूचर पेमेंट्स, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट इजिली कर सकते हैं। मान लो किसी का सब्जी का ही कारोबार था कि हाँ वो सब्जियां उगाता था और किसी से काम करवाया कि तुम मेरा ये काम करो और 1 महीने बाद पैसे ले लेना। उसकी सब्जियां तो सड़ जाएंगी, कहाँ से देगा फिर वो उसके पैसे? हाँ वो वाली सब्जी ही चाहिए थी मुझे जो तूने उस टाइम पर दिखाई थी, या वो वाला केला ही दे मुझे। ऐसा तो नहीं हो सकता, वो केला तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कहाँ से देगा फिर वो उसको, ठीक है। तो क्या था, कोई भी फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स बहुत मुश्किल थी बार्टर सिस्टम के टाइम पर। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के टाइम पर हम गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी आ सकती थी, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो जिससे फायर, आग ही लग गई घर में, सब खराब हो गया, गेहूं जल गए, तो क्या होगा? हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, खराब भी हो सकते थे। कुछ ऐसे गुड्स थे जो खराब हो जाते, क्लोथ्स हैं चूहे काट देंगे, जूते बना रहा है कोई उसके जूते काट देंगे। तो ये क्या है? डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे बार्टर सिस्टम का। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह हम इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते गुड्स को, लेकिन मनी ने क्या किया? मनी ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। मनी आया एकदम भाग भाग कर और उसने क्या किया? ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस को कैसे सॉल्व किया मनी ने कि अच्छा तुम्हें शूज चाहिए और ये तुम्हें शूज नहीं दे रहा, चलो पैसे दो और शूज ले लो। तो हम जाते हैं ना मार्केट में, पैसे देते हैं और उसके बदले में शूज ले लेते हैं। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मनी ने वैल्यू बता दी कि ये जो कार खड़ी है ये 10 लाख की है,
ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में हम उसको बताते थे कि 2 घोड़ों और 2 गाय के बराबर, इस तरीके से बताते थे। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जब बार्टर सिस्टम था तो हम कोई भी फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे कि अरे वही वाले संतरे चाहिए जो उस टाइम पर रखे थे, अब कहाँ से थे वो संतरे, वो तो खराब हो गए। ठीक है, तो मनी ने क्या किया, उसको भी चेंज कर दिया। 2000 के नोट पे सुई लगती हुई देखी है, फंगस लगता हुआ देखा है, नहीं ना, तो उसने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया फ्यूचर पेमेंट्स को। स्टोरेज वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये प्रॉब्लम भी मनी ने सॉल्व कर दी। ठीक है, स्टोरेज वैल्यू यानी कि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, इंटरेस्ट भी मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। हेलो, हाँ मम्मी पैसे डाल देना, खत्म हो गए, कहते हैं ना फोन करके कि हाँ मुझे खाने को कुछ नहीं है मम्मी, पैसे खत्म हो गए, अकाउंट में डाल दो मेरे, मैं आ नहीं सकता। तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि एक जगह से हम दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी का, जब मनी आया तो मनी से क्या फायदा हुआ, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। जितने भी ये ड्रॉबैक्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, बार्टर सिस्टम का सॉल्यूशन है मनी। मनी ने हमारे बार्टर सिस्टम की सारी परेशानियां खत्म कर दी। हम कोई भी सामान जाकर मार्केट में खरीद सकते हैं। मनी से क्या हुआ, मनी ने एक्सपेंड किया एक्सचेंज। पहले हमारी बॉन्ड्स बहुत लिमिटेड थी क्योंकि बार्टर सिस्टम था, लिमिटेड चीजें थी, ठीक है, लिमिटेड गुड्स थे, और कुछ हम लेने जाते थे तो मैच नहीं हो पाता था। ठीक है, तो मनी ने क्या किया, मनी ने एक्सपेंड कर दिया, एक्सचेंज को बढ़ा दिया खूब। एक्सपेंड एक्सचेंज, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक्सचेंज हुआ तो एक्सपेंशन भी हुआ मार्केट का, मार्केट भी बढ़ी, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आने लगे। हम मार्केट में जाएं शैम्पू की बोतल लेने तो भी डव का भी है, पेंटीन का भी है, ट्रेसमे भी है, सनसिल्क भी है, सब इतनी वेराइटीज है, कुछ भी लो। तो मनी ने क्या किया, मनी ने हमारी मार्केट भी एक्सपेंड कर दी। फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द स्केल ऑफ द आउटपुट। जब मार्केट बढ़ी, एक्सचेंज बढ़ा, मार्केट बढ़ी, तो क्या होगा बेटा, आउटपुट का स्केल भी बढ़ जाएगा, आउटपुट भी अच्छा आएगा। आउटपुट अच्छा आया तो जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी हुई। हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया हुई, एकदम राइस हो गई। जीडीपी ग्रोथ का मतलब हमारी पूरी ही इकोनॉमी ने ग्रोथ की। ठीक है बेटा, पूरी ही हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिली। तो ये क्या था, ये बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा कि क्या था, जहां पर कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, स्टोरेज ऑफ में डिफिकल्टी होती थी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं कर पाते थे, फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर पाते थे, किसी भी यूनिट को मेजर नहीं कर पाते थे। मनी ने आते ही इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दी। ठीक है, आगे दूसरा टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने बेटा मनी पढ़ा, मनी क्या है, ठीक है, बार्टर सिस्टम पढ़ा, बार्टर सिस्टम क्या है, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स है, और अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी में पहला है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी कौन सा मनी होता है, फिएट मनी इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे, जो भी अथॉरिटी ने उसको बोला है कि हाँ ये मार्केट में चलेगा, तो वो क्या है, वो है फिएट मनी। जैसे नोट्स एंड कॉइन्स, हमारे यहाँ नोट चलते हैं, 500 का नोट, 2000 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, तो वो क्या है, वो है हमारी फिएट मनी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ऑथराइज की है इस वजह से। दूसरा है हमारा फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या है बेटा, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या किया है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। पेयर और पे के बीच में एक ट्रस्ट है और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है। फुल बॉडीड मनी, व्हेन कमोडिटी वैल्यू इक्वल्स टू मनी वैल्यू, व्हेन दीज आर इशूड। जब उसकी कमोडिटी वैल्यू और इसकी मनी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है तो उसको कौन सा मनी बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, जिस टाइम पर वो इशू किया गया हो। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मनी। मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल चेक हो गया या मेटल ऑफ ₹1 कॉइन हो गया, ये क्या है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जहां पर मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ग्रेटर होती है। ठीक है, जैसे ₹1 का कॉइन है, जिस मेटल से वो बना है, अगर वो मेटल ज्यादा
रहे हैं। Fiduciary money accepted as a medium of exchange because of trust between the payer and payee. For example, check. Full-bodied money where commodity value equals to money value, and credit money where money value is more than commodity value. आगे हम बढ़ते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या क्या मेजर्स हैं? तो बेटा इसमें 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, तो हम सिर्फ M1 ही पढ़ेंगे। क्या क्या है M1 में? M1 इक्वल्स टू C यानी कि करेंसी, प्लस DG यानी कि डिमांड डिपॉजिट, प्लस OD, OD मीन्स अदर डिपॉजिट। तो इसमें क्या क्या आते हैं? C प्लस DD प्लस OD। C क्या है? हमारी करेंसी, जो भी नोट्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं, वो हमारे C में आता है। DD में क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट, जो भी हमारी डिपॉजिट्स हैं। और OD में क्या होता है? बाकी अदर डिपॉजिट, जैसे नबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। OD डज नॉट इंक्लूड, OD में क्या क्या चीजें नहीं आती? डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI, गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट हैं वो हमारे OD में नहीं आएंगे। डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंक है, SBI है, PNB है, जो भी बैंकिंग सिस्टम है, उसके जितने भी डिपॉजिट हैं RBI के पास, वो भी हमारे अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट और रह गया है, हम क्लियर करते हुए चले जाते हैं। NDD, NDD क्या होता है? नेट डिमांड डिपॉजिट। NDD की फुल फॉर्म है नेट डिमांड डिपॉजिट, और GDD की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। क्या डिफरेंस है? हम इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं। NDD डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग सिस्टम। नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग सिस्टम, इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड नहीं होता। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड होते हैं। अब क्या होते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम? मैं बताती हूँ आपको। 2 बैंक हैं, एक SBI है, एक इलाहाबाद है। ठीक है। SBI के पास आज बहुत ज्यादा फंड आ गया, बहुत ही सरप्लस में आ गया है, बहुत अच्छा खासा उसको फायदा हो गया। इलाहाबाद बैंक वाला गया SBI के पास और SBI से बोला कि भाई तेरे को तो आज अच्छा खासा सरप्लस हुआ है, एक काम कर, थोड़ा सा मुझे दे दे, और जब मेरे पास सरप्लस होगा तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो ये होता है इंटर बैंकिंग क्लेम्स। क्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स है, नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं है। और हमारे मनी सप्लाई का पार्ट क्या है? NDD। हमारे जो मनी सप्लाई का पार्ट है वो है NDD, जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं है। ठीक है बेटा। एक होता है हमारा टर्म डिपॉजिट और एक होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। क्या आपको पता है टर्म डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या है? जैसे मेरा निकनेम दूसरा है, ऐसे ही टर्म डिपॉजिट का भी एक नाम है। क्या है उसका दूसरा नाम? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स जो हमारा टर्म डिपॉजिट है वो फिक्स होता है, उसको हम कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने टाइम के लिए भी वो फिक्स रहता है। जो डिमांड डिपॉजिट है वो हमारा फिक्स नहीं रहता, हम उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। जो जब भी हमें चाहिए होता है ATM ले जाते हैं और पैसा निकाल लाते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, और ये नॉट विड्रॉ यानी कि हम यहाँ से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं, और विड्रॉ भी कर सकते हैं हम इसमें से पैसा, जब भी हमें जरूरत होगी हम अपना पैसा इसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है? डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट और करंट अकाउंट के डिपॉजिट टोटल मिलकर क्या बन गया? डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद ये पूरा आपने पढ़ ही लिया। अभी मैंने पढ़ाया आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो M1 सिर्फ हमारे सिलेबस में M1 है। मैंने आपको NDD पढ़ाया, नेट डिमांड डिपॉजिट, GDD, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, TD, टर्म डिपॉजिट, DD, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है बेटा। तो ये क्या था? ये हमारा मनी सप्लाई पूरा आज खत्म हो गया है। हमने पूरा मनी सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है। अब बचते हैं इसके MCQs। तो जब हमारा बैंकिंग चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बैंकिंग चैप्टर, वो हमारे इसी यूनिट का पार्ट है। हमारी सेकेंड यूनिट क्या है? मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे उसमें हम RBI के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चलती है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एकॉन क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स। आगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तब तक के लिए टाटा।